तो 360 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट कर रहे होंगे। सेकंड हमारा जो ये लेक्चर है एसिड बेस केमिस्ट्री का, एसिड बेस केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। आर्हेनियस कंसेप्ट से हम समझ चुके हैं कि कौन एसिड होते हैं कौन बेस होते हैं, वो सबसे पहला कंसेप्ट था। आज का जो कंसेप्ट है वो है ब्रोंस्टेड लोरी। तो ब्रोंस्टेड लोरी जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट जो है वो बार बार हमें हमारे थ्योरेटिकल जो हमारे बेस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड लोरी का? आर्हेनियस ने इतना बता दिया था कि H पॉजिटिव अगर कोई सब्सटेंस दे रहा है तो वो एसिड होगा, अगर OH नेगेटिव कोई दे रहा है तो वो बेस होगा। बट ब्रोंस्टेड लोरी वो ये भी नहीं बता पाया था उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगी, कौन ज्यादा एसिड होगा कौन कम एसिड होगा, कौन ज्यादा बेस होगा कौन कम बेस होगा। तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया था ब्रोंस्टेड लोरी ने। उन्होंने बोला कि जो एसिड होंगे दैट आर ऑलवेज प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन को मैं H पॉजिटिव से दिखाता हूं, H पॉजिटिव प्रोटॉन कहे जाते हैं बिकॉज उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो H पॉजिटिव डोनर होने वाले हैं वो, और बेस वो होने वाला है जो कि H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा। मतलब OH नेगेटिव का कोई भी कॉन्सेप्ट इन्होंने बीच में नहीं लाया, सिर्फ प्रोटॉन की हेल्प से उन्होंने ये बता दिया कि अगर आप प्रोटॉन डोनेट कर रहे हो तो आप एसिड हो, अगर आप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप बेस हो। बट एक छोटी सी चीज थी जबकि जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बहुत सही थी कि उन्होंने अकेला कंपाउंड उठाया था, अकेला सब्सटेंस उठाया था। उन्होंने बोल दिया था कि H पॉजिटिव देगा वाटर के अंदर तो ये एसिड है। लेकिन यहां पर एसिड और बेस एक साथ प्रेजेंट होंगे तब जाके हमें पता चलने वाला है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। क्योंकि H पॉजिटिव अगर ये डोनेट करेगा तो किसी ना किसी को डोनेट करेगा। डोनेट किसको करेगा? ऑब्वियसली बात है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब एसिड और बेस दोनों ही प्रेजेंट होंगे हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और वहां से हम एसिड और प्रोटॉन के बारे में, एसिड और बेस के बारे में पता लगा रहे होंगे। अगर कुछ एग्जांपल्स मान लो मैं देख लूं तो हम ये बोल रहे होंगे फॉर एग्जांपल CH3COH है हमारे पास, और साथ के साथ मैं H2O वाटर ले लूं तो ये जो हमारे पास एसिडेट आयन है, हमें आर्हेनियस कंसेप्ट में सिर्फ इतना बताया था कि वाटर के अंदर ये ब्रेक होगा एसिडेट आयन के अंदर और प्रोटॉन के अंदर। अगर ये H पॉजिटिव दे रहा है तो ये एसिड है, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों दे रहा है। ये बात आप बाद में समझोगे अभी इस लेक्चर के कि ये H पॉजिटिव दे रहा है तो ये एसिड क्यों नहीं है, ये बेस क्यों है। हाँ, ये बात आर्हेनियस की सही थी कि OH नेगेटिव दे दिया तो वहां पर बेस प्रेजेंट होगा। बट आप रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि H2O कहां एसिड होगा और कहां बेस होगा। अभी के लिए बात को छोड़ देते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव इसके पास है, ये H पॉजिटिव ये H2O एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलने वाले हैं CH3COO नेगेटिव, और जो H पॉजिटिव इसके पास आया है वो यहाँ पर क्या बना देगा H3O पॉजिटिव बना देगा। मतलब ये एक्ट कर रहा है एसिड, ये एक्ट कर रहा है बेस। तो इस तरीके से हमारे जो भी कंपाउंड्स थे उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेस को कंबाइन करके ही पता चल रही थी। अकेले जब ये प्रेजेंट थे तो सिर्फ आर्हेनियस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि आप H पॉजिटिव दे दो तो आप एसिड हो, अगर आप OH नेगेटिव दे रहे हो तो आप बेस हो। अदरवाइज हमें यही देखना होगा कि प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन डोनेट हो रहे हैं। अगर एक और बात करूं तो इसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट आए थे वो लेविस थे। लेविस ने जो थ्योरी दी थी वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दी थी, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी वही मानी जाती है। लेकिन ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की हम थ्योरी को नहीं पढ़ रहे होते हैं, वहां पर प्रोटॉन की थ्योरी को ही पढ़ रहे होते हैं। एक और एग्जांपल अगर मान लो मैं दे दूं HCl का, HCl is also an acid, तो ये भी क्या रिएक्शन दे रहा होगा H3O पॉजिटिव प्लस ये H पॉजिटिव लेगा, दिस इज बेस, ये H पॉजिटिव देगा तो दिस इज एसिड, ये Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एसिड और बेस को क्लासिफाई कर दिया। अब दिक्कत ये आई कि हमारे पास यहां पर जो बन रहे थे ये रिएक्शन ये फर्दर भी प्रोसीड हो रही थी। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि H3O पॉजिटिव भी अपने आप में एक प्रोटॉन डोनर है, दिस इज H2O एंड दिस इज H पॉजिटिव, मतलब इसमें टूटने वाला है। अब ये H पॉजिटिव अंदर Cl नेगेटिव के पास जाएगा, मतलब यहां पर भी क्या बनने वाला है ये, दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। मतलब एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी एसिड भी प्रेजेंट होगा और बेस भी प्रेजेंट होगा। यहां पर हमारे पास नई टर्म का जनरेट हुआ दैट इज कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। या फिर एक और वर्ड से मैं इसको जान लेता हूं दैट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट
एसिड बेस पेयर। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर हमारे पास यहां पर कोई एसिड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास जो ये एसिड H पॉजिटिव देने के बाद कन्वर्ट होगा वो बेस के अंदर चला जाएगा, और जो बेस होगा जो H पॉजिटिव ले रहा होगा वो H पॉजिटिव लेने के बाद एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एसिड का जो बेस होगा उसको मैं बेस नहीं बोलूंगा, मैं कंजुगेट बेस बोलूंगा। मैं क्या बोलने वाला हूं? कंजुगेट बेस। और इस एसिड को भी क्या बोलने वाला हूं? कंजुगेट एसिड। बट ये बात भी इतनी सही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर बैकवर्ड भी चल रही है, पीछे की तरफ भी चल रही है, तो ये एसिड जो है ये फर्दर हमारे यहां पर ये एसिड बेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इस एसिड का कंजुगेट बेस कौन होगा? ये होने वाला है। तो ये भी कंजुगेट बेस हो सकता है, ये भी कंजुगेट एसिड हो सकता है। कब? जब हम विद रिस्पेक्ट टू बात करेंगे, तो हमारे पास ये जो पेयर था प्रोटॉन डोनेट करने के बाद और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक ही रिएक्शन के बीच, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड बेस, या फिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इस पेयर को क्या बोला जाएगा? कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि एक साइड प्रोटॉन को दे रहा होगा और एक साइड प्रोटॉन को ले रहा होगा। प्रोटॉन को देने की वजह से वो एसिड हो जाएगा और प्रोटॉन को लेने की वजह से वो क्या होने वाला है? बेस हो जाने वाला है। जो प्रीवियस हमने रिएक्शन ली थी, एक बार उस रिएक्शन को भी दोबारा से समझ लेते हैं। हमने एसिटेट आयन लिया था, दैट इज CH3COO नेगेटिव। एसिड ले लेते हैं, प्लस हमने वाटर लिया था। इसकी जो रिएक्शन करवाई थी उसके बाद हमने बनाया था CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ध्यान H3O पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पर ये एसिड था, ये बेस था। अब ये एसिड बन चुका है, ये बेस बन चुका है और ये एसिड बन चुका है, क्योंकि अब ये इसको H पॉजिटिव देने के बाद दोबारा इस CH3COOH एसिडिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। तो इस एसिड का कंजुगेट बेस कौन? ये, दिस इज द कंजुगेट बेस। और इस बेस का कंजुगेट एसिड कौन? ये। बात बड़ी रिलेटिव सी है। अब इसका एसिड बोलूंगा तो इसका ये कंजुगेट बेस होगा और ये इसका कंजुगेट एसिड होने वाला है। आई थिंक आपको ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझ में आ चुकी होगी कि कौन एसिड होने वाला है और कौन बेस होने वाला है, क्या कंजुगेट एसिड है और क्या कंजुगेट बेस है। एक रिएक्शन के बाद दूसरी साइड का जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर एसिड चेंज हुआ है तो दूसरी साइड का जो भी प्रोडक्ट होगा वो कंजुगेट बेस होगा और दूसरा कंजुगेट एसिड होगा। और ऐसे ही आप रिवर्सल प्रोसेस इसका देख सकते हो। बात अब ये उठी फिर से रिलेटिव स्ट्रेंथ की, कि कौन ज्यादा एसिड और कौन ज्यादा बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इस बात में अब कंफ्यूजन नहीं रही कि जो ज्यादा H पॉजिटिव डोनेट कर रहा होगा वो ज्यादा एसिड होगा और जो ज्यादा H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा होगा वो ज्यादा बेस होगा। मतलब क्या? CH3COOH और ये था हमारे पास HCl। ये HCl जो था वो बहुत ज्यादा प्रोटॉन डोनेट कर रहा था और ये प्रोटॉन डोनर थोड़ा सा वीक था, वीक प्रोटॉन डोनर। दिस इज स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन डोनर। ये सब एक्सपेरिमेंटली किया गया और जब ये देखा गया तो हमने बोल दिया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से क्लासिफाई किया गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस को। इन सब जो एक्सपेरिमेंटली होता है इन रिएक्शंस के बीच में, वो होता है कंडक्टेंस मेजरमेंट के थ्रू। कंडक्टेंस मेजरमेंट से पता चलता है कि कौन कौन सा आयन फॉर्म हुआ, कितना ज्यादा फॉर्म हुआ। वहां से भी पता चल रहा था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये थ्योरी फेल हो चुकी थी इसको बताने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को बता, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को बताने के लिए। हालांकि ये गैस किया जा सकता है कि जो ज्यादा जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो कम जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो वीक बेस होगा। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी समझ में नहीं आई थी। क्यों समझ में नहीं आई थी? क्योंकि हमारे पास कई ऐसे थे जो कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उनको स्ट्रांगली ये बोला गया कि उनके पास OH नेगेटिव है, वो अपने आयंस में OH मतलब आर्मीनियस की थ्योरी ही फॉलो हुई और ये बोल दिया गया कि अगर OH नेगेटिव बाहर है दैट मींस वो बेस है। तो बेस को बताने के लिए ब्रोंस्टेड लोरी ने इतना ज्यादा काम नहीं किया, बट एसिड को समझाते हुए कि बेस हमारा क्लियर हो रहा है, ये भी एक पॉइंट की बात है। तो हम यहां पर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस देख चुके हैं। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ हम देखते हैं, अभी हमने एसिड की और बेस की देखी, अब हम देखते हैं ये जो स्ट्रेंथ कंजुगेट की कैसी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट पेयर। और ये बात बड़ी
सीधी सी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रोंगर द एसिड, उसका जो भी कंजुगेट बेस होगा वो उतना ही वीक होगा, वीकर द कंजुगेट बेस। और जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा वीक। और इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन क्या है। तो सब मतलब मेनली तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर पॉइंट्स हमें पढ़ने को मिले। सबसे पहला पॉइंट ये था कि एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, और एसिड की भी कैसी प्रेजेंस, जो H पॉजिटिव को दे रहा हो। तो हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े कि H पॉजिटिव डोनर, दूसरा पढ़ा H पॉजिटिव एक्सेप्टर। अब देखो हर एक जो कंपाउंड है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी तो हम CH3COOH को या फिर HCl को वाटर के अंदर डाल रहे थे, वाटर प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। बट मान लो मैं सॉल्यूशन ही बेंजीन ले लूं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता ही ना हो, तो अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वहां पर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को स्टडी नहीं किया जाएगा। एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको नहीं बता सकते। ये बड़ी ही सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं, अब जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर के अंदर, H पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंस नहीं होते, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए हाइड्रोनियम आयन। अगर इस बात को कंसेप्चुअली भी समझा जाए तो सोचो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा छोटा है, सिर्फ प्रोटॉन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो वहां पर ये प्रेजेंस नहीं होगा। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो H2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमेशा H2 पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा। सपोज करो वहां पर वाटर ना होके अमोनिया होता, तो ये यहां पर भी H पॉजिटिव के साथ प्रेजेंस नहीं होता, वो किसके साथ प्रेजेंट होता, NH4 पॉजिटिव के साथ में। तो हमने ये तीन मेजर सी बातें पढ़ी कि हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, और दूसरी बात कि H पॉजिटिव की तरह नहीं रहता, वो H2 पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव के अंदर मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को ध्यान में आ रही है कि अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, मैंने प्रोटॉन की बात की, और जब मैंने ये रिएक्शन की, हमने ये रिएक्शन बनाया CH3COOH प्लस H2O, और यहां पर हमें CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव देखने को मिला। हम बात करते हैं कि कंपाउंड एसिड या बेस है, कंपाउंड एसिड है, कंपाउंड बेस है। बट आप इस रिएक्शन से ध्यान से देख रहे हो, अगर ये बैकवर्ड चल रही है तो ये जो आयंस बने हुए हैं ये अनायन है, ये कैटायन है। कैटायन और अनायन भी एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करवा रहे हैं। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि आयंस जो होते हैं वो भी एसिड और बेस की तरह रिएक्ट करवा सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। सिर्फ पॉसिबल ये नहीं है कि नॉर्मल कंपाउंड होगा वही एसिड या बेस होगा। हमारे पास इस थ्योरी से ये भी हमें पता चल रहा था कि जो आयन होगा वो भी क्या होने वाला है, वो एसिड या बेस होने वाला है। तो इन जनरल हम ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर हमने क्या पढ़ा, अगर हमारे पास ये कुछ Ha1 है और यहां पर B2 है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है Hb2 प्लस A1 नेगेटिव। ये जनरल सी रिएक्शन है कि ये एसिड है, ये बेस है, अब ये एसिड बन चुका है और ये बेस बन चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी चीजों को निकाल सकते हैं। अब देखो, अब जो क्वेश्चन था, जो मैं बोल रहा था कि वाटर है, अब वाटर के अंदर तो H पॉजिटिव भी होते हैं, OH नेगेटिव भी होते हैं, तो कहां वो एसिड एक्ट कर रहा होगा, कहां वो बेस एक्ट कर रहा होगा। अगर बात रिलेटिव हो रही है, एसिड भी उसी रिएक्शन में है, बेस भी उसी रिएक्शन में है, तो ये बात होगी इन दोनों की रिएक्टिविटी के बीच में कि ये दोनों कितने रिएक्टिव हैं। वहां से हमें पता चलेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ये सब बात जो हम कर रहे हैं ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है, तो जरूर इसको एक बार देख के दोबारा फिर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। एसिड और बेस की बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। हमने क्या बोला कि सॉल्वेंट जो है वो सबसे ज्यादा रोल जो है, इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को बताते हुए। एसिडिक बोल देता हूं, आप बेसिक का तो उल्टा बोल सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को बताते हुए। फॉर एग्जांपल मैं 3 सॉल्वेंट ले लेता हूं,
एक मैंने सॉल्वेंट लिया CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोल देता हूं। एक मैं वाटर ले लेता हूं, एक मैं अमोनिया ले लेता हूं, चलो एक मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं दैट इज HF। इन सब एसिड्स के अंदर या फिर इन सब सॉल्वेंट के अंदर ये एक्ट कर सकते हैं एज सॉल्वेंट, तो हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस एसिटिक एसिड के अंदर क्या हो रहा होगा इस एसिटिक एसिड के अंदर। अब देखो आप ये बोल रहे हो कि वैसे तो एसिड है, इसका नाम में एसिटिक एसिड है, नाम में ही एसिटिक एसिड है, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि कई टाइम बहुत सी बार ये जो एसिटिक एसिड है अगर इसके साथ में इससे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंस हो तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl को ले लूं तो HCl क्या करवाने वाला है, इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब Cl नेगेटिव होगा और यहां पर क्या बनने वाला है CH3COOH2 पॉजिटिव। तो जिसको आप एसिड समझ रहे थे अब वो एसिड नहीं है, अब वो बेस है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एक तरीके से हमने सॉल्वेंट ही लिया है, इस बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब ये बेस है, ये एसिड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, फॉर एग्जांपल H2SO4 में ले लूं, फॉर एग्जांपल HClO4 ले लूं, इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं। तो इस बेस के अंदर या फिर बेस बोल लूं या फिर स्लाइटली एसिडिक बोल दूं, इनके अंदर इन सब की डिसोसिएशन अलग अलग होंगी, इन सब की डिसोसिएशन अलग अलग होंगी क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, इतनी इजीली फॉरवर्ड नहीं जा सकती है रिएक्शन बैकवर्ड तो आ सकती है क्योंकि ये इतना अच्छा, इट इज नॉट अ गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, इट इज नॉट अ गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर ही अच्छा नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बैकवर्ड बहुत जल्दी आ जाएगी क्योंकि प्रोटॉन को दे बहुत जल्दी देगा, ये बेस बहुत जल्दी एक्ट कर जाएगा। बैकवर्ड आ सकती है बट इतनी जल्दी फॉरवर्ड नहीं जा सकती। बट किसके केस में बहुत जल्दी फॉरवर्ड चल जाएगी? शायद इसके केस में चले जाए बिकॉज इट इज अ वेरी 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 मच स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये इजीली दे देगा, तो शायद थोड़ी सी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाए। तो कंडक्टेंस मेजरमेंट के थ्रू इन सब बातों का इजीली पता चल गया कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अकॉर्डिंग कुछ 5 जनरल एसिड थे, उनकी एक ऑर्डर बना ली गई कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो HClO4 होगा, उसके बाद HBr होगा, उसके बाद H2SO4 होगा, फिर आपको HCl देखने को मिलेगा और फिर HNO3 देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर जो है आपका इसके अंदर आ गया, मतलब मैं डिफरेंशिएट कर सकता था कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इस इफेक्ट को जिस सॉल्वेंट के अंदर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को स्टडी कर सकते हैं उस इफेक्ट को बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। तो मतलब ये जो 5 एसिड्स थे उनके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया कि कौन ज्यादा एसिड है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि CH3COOH से जो कम एसिड होंगे, प्रोपोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब एसिड उसके अंदर डिसोशिएट होंगे ही नहीं, वहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बेस है वो उल्टा काम करने लग जाएगा, इस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ये फॉरवर्ड नहीं की, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी क्योंकि वहां पर जो CH3COOH है वो प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा, वहां पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ग्लेशियर एसिटिक एसिड की हमने बात कर ली, आइए वाटर की बात कर लेते हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होती है कि वाटर के अंदर क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिए ये वाटर है, इट इज अ बेस। बेस मैंने क्यों बोला? क्योंकि मोस्टली जो एसिड है, जो भी एसिड होगा वो इसके अंदर इसको चेंज कर देगा, H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ है, मतलब इतना फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने पहले भी बोला कि जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका कंजुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H पॉजिटिव दे सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है दैट मींस यहां पर अगर मैं CH3COOH भी ले लूं जैसा मैं ले रहा था सबसे पहले एग्जांपल में, तो वो इसको इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देगा। हर एक एसिड इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर से, इसका मतलब इक्वली इसमें डिसोशिएट होने वाला है, इक्वल रिएक्शन दिखाने वाला है। मतलब मैं HClO4 की, मैं HNO3 की, HCl की, HBr की, HI की, HF को, इनमें से किसी को भी मैं अगर इस वाटर के अंदर डालूं तो वो इक्वली डिसोशिएट होगा, सेम रिएक्शन देगा। मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अगर मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता इसका मतलब वो सारे एक ही लेवल पे है। उस इफेक्ट को मैं क्या बोलता हूं? लेवलिंग इफेक्ट, मींस इन विच आई कांट
differentiate between the relative strength of the acids in a particular solvent is known as what? Is known as leveling effect, because they show a particular level in all kind of experiments, और जो कि हम कंडक्टेंस मेजरमेंट से देख रहे होते हैं। आई थिंक वाटर का भी आपको जो है डाटा क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं बेस। अब आप सब जानते हो अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये जो स्लाइटली एसिडिक होगा, ये भी इसके अंदर क्या एक्ट करने वाला है? बेस एक्ट करने वाला है, एसिड एक्ट करने वाला है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर भी डाल दो अगर इसके अंदर, तो ये भी एसिड एक्ट करेगा। यहां पर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि अगर मैं ऐसा सॉल्वेंट डाल दूं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है प्रोटॉन का, जो जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन, वो वाटर को भी एसिड कर देगा। मतलब ये एसिड होगा, ये बेस होगा। तो रिएक्शन कैसे जाने वाली है? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव यहां पर चला जाएगा और OH नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहां पर ये CH3COO नेगेटिव होगा और ये NH4 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पास H पॉजिटिव आयन को बहुत जल्दी दे देता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी CH3COOH के बारे में भी, वाटर के बारे में भी, अमोनिया के बारे में भी। एक लास्ट दैट इज HF हमारे पास रह चुका है, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका नाम है। क्या होता है इसके केस में, ये देख लेते हैं। अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है? क्योंकि H पॉजिटिव दे देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये इतना ज्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है HF, कि अगर मैं HNO3 भी इसके अंदर डाल देता हूं, HNO3 इज एन एसिड बट इट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मतलब ये भी किसका काम करने वाला है? बेस का काम करने वाला है। अगर ये बेस का काम करने वाला है तो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये एसिड होगा। ये रिएक्शन जो है किस तरीके से जाएगी? ये रिएक्शन हमारे पास H2NO3 पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। मतलब ये एसिड है तो हमारे पास ये जो है वो बेस होने वाला है और ये एसिड होने वाला है फर्दर। आई थिंक आपको ये बेस है HNO3, तो ये एसिड होगा और ये यहां पर बेस होगा। तो इस तरीके से आपकी ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट की थ्योरी खत्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। इस थ्योरी को दोबारा से देखिए ताकि आपको एसिड और बेस के बारे में जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप बेसिस के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप जस्ट रिवर्सल कर दीजिए, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, नथिंग।